हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर, जहां मैं फिर को बताऊंगा पुष्टि पादपों में लैंगिक जनन का भाग 3। ठीक है ना। तो इसमें क्या था कि लैंगिक जनन होगा। क्या होगा? लैंगिक जनन, जो कि पुष्पी पादपों में है। तो लैंगिक जनन के लिए क्या है? नर और मादा। ठीक है ना। किसी भी चीज में रिप्रोडक्शन के लिए क्या मैच्योरिटी जरूरी है? क्या है? मैच्योरिटी जरूरी है। एक रियल या क्या कहते हैं, एक रियल स्टेज होनी चाहिए। ठीक है ना। तो क्या होता है ना लैंगिक जनन में कि निषेचन पूर्व घटनाएं होती हैं। कुछ घटनाएं मतलब 3 फेज है। तो पहला फेज ये है कि निषेचन पूर्व घटना। निषेचन से पहले क्या होगा ना, जैसे ह्यूमन बीइंग में सोचिए कि ह्यूमन बीइंग में भी फर्टिलाइजेशन होता होगा, निषेचन की प्रोसेस होता होगा। तो उससे पहले तो वो क्या कहते होंगे, फॉर्मेशन होता होगा ना, किसी चीज का फॉर्मेशन होता होगा। उसी तरीके से पुष्पों में भी निषेचन पूर्व घटना, निषेचन से पहले की कुछ घटनाएं हैं, गैमेट का फॉर्मेशन, ये सब चीजें। तो उसमें क्या है कि हमको देखना क्या है, उसमें युग्मक का जन्म, गैमेट फॉर्मेशन मतलब गैमेटोजेनेसिस। ठीक है ना। तो युग्मक जनन में पता है इसमें कौन से युग्मक होंगे, नर और मादा। तो 2 भाग होते हैं, नर और मादा भाग। नर भाग में नर युग्मक और मादा भाग में मादा युग्मक। नर युग्मक जो है इसे पुंभ बीजाणु या लघु बीजाणु, ठीक है। और जो मादा युग्मक है उसे क्या कहते हैं, अंडकोशिका या गुरु बीजाणु कहते हैं। ठीक है ना। इसे गुरु बीजाणु की जगह महाबीजाणु भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। आप इसलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा। नर युग्मक जो है, ठीक है, नर युग्मक का निर्माण या पुंभ बीजाणु का निर्माण या लघु बीजाणु का निर्माण, आप कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं। लघु बीजाणु जनन, जनन मतलब किसी चीज का फॉर्मेशन होना ना। तो जो कहते हैं माइक्रोस्पोर, मतलब लघु बीजाणु कहते हैं माइक्रोस्पोर है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और मादा में क्या होता है, गुरु बीजाणु, मतलब गुरु बीजाणु का जनन, अंड कोशिका जनन लिख सकते हैं हम लोग। तो इसको कहते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। क्या कहते हैं? मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक है। उसके बाद है नर युग्मक तैयार हो गया है, ठीक है, मादा युग्मक तैयार हो चुका है। अब क्या होगा? स्थानांतरण होगा। युग्मक का स्थानांतरण एक प्रोसेस होता है जो कि निषेचन पूर्व घटना। निषेचन से पहले मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास जाना तो चाहिए, स्थानांतरण तो होना चाहिए। जैसे ह्यूमन बीइंग में स्पर्म जो है ओवम के पास जाता है ना, तो वो निषेचन तो हुआ नहीं ना, अभी तो स्पर्म ओवम के पास गया ही है। तो स्थानांतरण भी निषेचन पूर्व घटना में भी आता है। तो यहाँ पे क्या होता है, मैं लिख देता हूं ऐसे, युग्मक स्थानांतरण। क्या है? युग्मक स्थानांतरण। ठीक है ना। युग्मक स्थानांतरण के बाद क्या होगा? निषेचन का प्रोसेस। क्या होगा? निषेचन का प्रोसेस होगा। ठीक है। एक बार इसको आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक है। युग्मक जनन, ठीक है ना। पहले हमें क्या पढ़ना है कि पहले तो हम पढ़ेंगे क्या, नर भाग के बारे में। ठीक है ना। तो ये वाला जो हिस्सा है नर भाग, मतलब नर युग्मक का निर्माण कैसे होता है। ठीक है ना। तो युग्मक जनन के पहले वाले पार्ट में है नर युग्मक का निर्माण। तो नर युग्मक के लिए नर भाग, नर भाग कौन है? पुमंग। उसमें नर भाग कौन है? सब जान, मैंने बताया था क्या होता है, पुमंग। तो जो पुमंग है उसको कहते हैं एंडोसियम। क्या कहते हैं? एंडोसियम। तो पुमंग यह पुष्प का नर जननांग है। इसकी इकाई क्या होती है? पुंकेसर होती है, मतलब स्टेमन होती है। इसे ही कहते हैं लघु बीजाणु पर्ण, मतलब माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। ठीक है। अब ये मैंने स्ट्रक्चर बना दिया पुंकेसर का। ठीक है ना। एक पुंकेसर, एक है तो पुंकेसर ग्रुप में है तो पुमंग। तो ठीक है, स्टेमन में बोल देता हूं। पुंकेसर में क्या है? एक एंथर है, और ये जो बीच में जोड़ने का काम कर रहा है उसको कहते हैं योजी, मतलब कनेक्टिव कहते हैं। और जो लंबा स्टिकनुमा स्ट्रक्चर है उसे क्या कहते हैं? पुतंतु। क्या कहते हैं? स्टिकनुमा स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? पुतंतु, मतलब फिलामेंट कहते हैं। ठीक है। ठीक है। आगे देखते हैं कि हमने यहां से, ठीक है, तो हमने क्या किया ना कि पराग को उसको बीच में से कट किया। तो कट करने के बाद ऊपर का स्ट्रक्चर जो दिख रहा था हमको, वो इस तरीके से दिख रहा था। ठीक है। तो जो हमारा एंथर होता है, मतलब पराग कोश होता है, कैसा होता है? द्विफलित। कैसा होता है?
द्विपालित मतलब बाई लोड, ठीक है ना, ऐसा होता है बाई लोड स्ट्रक्चर होता है। तो द्विकोष्ठी परागकोश किसमें पाया जाता है, अगर कभी पूछ लेता तो क्या बताएंगे आप लीजिए, किसमें, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पाया जाता है ऐसा द्विपालित परागकोश, ठीक है। तो ऐसे देखते हैं, एक परागकोश में दो पालियां होती हैं, इसलिए इसे कहते हैं द्विकोष्ठीय परागकोश कहते हैं, मतलब डाइथिकस एंथर कहते हैं, ठीक है। एक परागकोश में कितने कोष्ठ, मतलब दो कोष्ठ मतलब समझो ना कक्षा, कितने कक्षाएं पाई जाती हैं, दो कक्षाएं पाई जाती हैं, देखिए एक लेफ्ट एक राइट, ठीक है ना। तो दो कोष्ठीय परागकोश कहते हैं, इसलिए इसको मतलब डाइथिकस एंथर कहते हैं। और प्रकोष्ठ, कोष्ठ वहां पे है तो कक्षा समझिए, और प्रकोष्ठ मतलब चैम्बर, कितने चैम्बर हुए, 1 2 3 4, कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। लेकिन ना जब बात आती है मालवेसी कुल में, मालवेसी कुल में ना गुड़हल और कपास, कौन, गुड़हल और कपास ऐसे दो एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं जिसमें क्या होता है ना कि उनका जो परागकोश होता है एक कोष्ठी परागकोश, मतलब मोनोथिकस एंथर होता है, मतलब एक हिस्सा तो होता ही नहीं है, तो एक ही हिस्सा होता है, इसको क्या कहते हैं, एक कोष्ठीय परागकोश कहते हैं। उसके बाद तो इसमें प्रकोष्ठ मतलब चैम्बर कितने होंगे, तो एक कोष्ठ में कितने, 2 ही चैम्बर होंगे, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, कपास, मालवेसी और गुड़हल जो है उसमें मोनोथिकस एंथर होता है, और डाइथिकस एंथर किसमें होता है, अदर एंजियोस्पर्मिक प्लांट में होता है। तो ठीक है, ये एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि नर युग्मक का निर्माण कैसे होता है, ठीक है ना। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आइए देखते हैं लघु बीजाणु जनन क्या होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, ठीक है। लघु बीजाणु को पुंग बीजाणु भी कहते हैं, जनन मतलब फॉर्मेशन, निर्माण होना, ठीक है। तो पहले ना क्या होता है, पौधों में जो पुष्प आता है ना, वो पुष्प में आपने इसको परागकोश को देखा नहीं होगा, आप देखेंगे ना तो वो छोटा सा मतलब रहता है, जब बर्ड ओपन नहीं हुआ रहता है, मतलब जब फ्लावर ओपन नहीं हुआ रहता है, अगर उसको आप ओपन करके मैनुअली देखेंगे तो नवीन परागकोश ऐसा दिखेगा। फिर कुछ समय बाद वो क्या होता है ना कि वो संरचना कैसी अंडाकार रहती है, आगे जाके यहाँ से हमने उसको कट कर दिया, कट करने के बाद हम क्या करते हैं, नीचे वाले ऊपर वाले को हटा देंगे, नीचे वाले का स्टडी करेंगे। तो नीचे वाला जो हिस्सा है वो अंडाकार रहता है, कैसा रहता है, अंडाकार। अंडाकार रहने के बाद साथ साथ उसकी जो उस पे एक वायर लेयर होती है, क्या होती है, वायर स्तर होता है, जिसको क्या कहते हैं, एपिडर्मिस की लेयर बनी होती है, और उसके अंदर ना ढेर सारे ऊतक होते हैं, ढेर सारी कोशिकाएं होती है, उसको क्या कहते हैं, विभज्योतक ऊतक या विभज्योतक कोशिका, ठीक है ना। कोशिका का समूह ही ऊतक कहलाता है ना। तो मेरिस्टेमेटिक सेल, अब क्या होता है कि मेरिस्टेमेटिक सेल जो है वो विभाज क्या करते हैं ना कि सघन होके या विकसित होके क्या करते हैं, 4 प्रमुख कोशिका, ठीक है ना। आर्केस्पोरियल सेल, क्या 4 आर्केस्पोरियल सेल का निर्माण करता है। इसमें जो द्युद्रव्य होता है वो काफी सघन हो जाता है और केंद्रक का विकास हो जाता है, ठीक है ना। अब ये 4 जो कोशिकाएं हैं, मैंने बताया कि ये कैसे हो जाती है, इसके अंदर का जो द्युद्रव्य वो सघन हो जाता है, केंद्रक का विकास हो जाता है, और यहाँ बीच में आप देख रहे हैं ना कुछ दिख रहा है, उसे कहते हैं वाहिनी ऊतक। क्या कहते हैं उसको, वाहिनी ऊतक कहते हैं। वाहिनी ऊतक जो है प्रोकैम्बियल स्टैंड कहते हैं, प्रोकैम्बियल स्टैंड, वो आगे चलकर किसका निर्माण करता है, संवहन बंडल का निर्माण करता है। अब जो ये प्रकोष्ठ कोशिका है ना, मतलब आर्केस्पोरियल सेल, उसमें समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन का मतलब कि एक कोशिका है और एक कोशिका का निर्माण कर दिया, तो कितनी कोशिका हो गई, 2, ठीक है ना। तो समसूत्री कोशिका मतलब 100 से 100 कोशिकाओं का निर्माण, ठीक है ना। तो उसके बाद जब उसने विभाजन किया तो प्रकोष्ठ कोशिका से 2 कोशिकाएं, मतलब 2 यहाँ 2 यहाँ, देख रहे हैं ना, चारों कोनों पर 2-2 कोशिकाएं हो गई।
तो जो पहली वाली कोशिका है तो कहते हैं प्राथमिक भित्ति कोशिका। भित्ति कोशिका मतलब भित्ति का ही निर्माण करने वाली कोशिका है वो। ये जो कोशिका है वो भित्ति का ही निर्माण करेगा, प्राइमरी पैराइटल सेल। ठीक है। उसके बाद जो दूसरी कोशिका हो क्या, प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका, मतलब वो जनन कोशिका का निर्माण करने के लिए है। प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका, प्राइमरी मैक्रोस्पोरोजिनस सेल, प्राइमरी मैक्रोस्पोरोजिनस सेल। ठीक है ना, थोड़ा सा मैंने यहाँ से नीचे लिखा हुआ है ना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो ये बीच में अभी भी है ना, वायु तक अभी भी है। उसके बाद क्या होता है कि जो प्राथमिक भित्ति कोशिका है वो क्या करता है, उसमें विभाजन होता है। तो विभाजन करने के बाद वो 3 से 5 स्तर, मतलब भित्ति है तो दीवार का निर्माण करेगा, एक तरीके से समझिए। तो 3 से 5 स्तर का निर्माण करता है। तो उसमें एक अंतर स्तर होता है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे ब्लू कलर से दिखाया। कैसे? ब्लू कलर से दिखाया है। उसके बाद मध्य स्तर जो है वो 1 से 3 होता है। ठीक है, नंबर जो है वो क्या होते हैं, कम ज्यादा हो सकती है, कहते हैं मिडल लेयर। तो जो मध्य स्तर है वो मैंने यहाँ पे ब्लैक दिखा है, 1 2 3, कितने, 1 2 3 लेयर किसके, कौन है, मध्य स्तर। उसके बाद टेपिटम जो एकदम आखिरी में होता है, वो किससे मैंने दिखाया, देखिए यहाँ पे ब्लू कलर से, किससे, ब्लू कलर से दिखाया हुआ है। तो इस तरीके से प्राथमिक भित्ति कोशिका जो है वो विभाजन करके 3 से 5 स्तर का निर्माण कर देता है। ठीक है। उसके बाद आगे जाने के बाद अब इसमें एक चीज और था क्या कि भाई एक कोशिका मतलब प्राथमिक भित्ति कोशिका ने विभाजन किया, तो साथ साथ प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका ने भी विभाजन जरूर किया होगा। जब वो क्या किया, विभाजन किया, तो प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन जो कोशिका है उसने क्या किया ना, अर्धसूत्री विभाजन किया। और अर्धसूत्री विभाजन करने के बाद लघु बीजाणु मात्र कोशिका, मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल, शॉर्ट में कहते हैं MMC। ठीक है ना। अब उसमें क्या होता है, ये 2N के फॉर्म में होता है। MMC माइक्रोस्पोर मदर सेल हमेशा किस फॉर्म में, 2N के रूप में है। और वो अर्धसूत्री विभाजन करता है। क्या करता है, अर्धसूत्री विभाजन करने के बाद 4 अगुणित लघु बीजाणु का निर्माण करता है। N का मतलब अगुणित होता है। ठीक है ना। तो 4 लघु बीजाणु का निर्माण करता है। चारों कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं। इस बात का ध्यान दीजिएगा। अब ये जो लघु बीजाणु है, यहाँ पे देखिए मैंने दिखा दिया लघु बीजाणु यहाँ पे। तो लघु बीजाणु का निर्माण हो गया। अब आते हैं हेडिंग, थोड़ा सा देखते हैं ना। लघु बीजाणु जनन, तो पर पुष्प में या आवृतबीजी पौधों में के पुष्प में किसका, परागकोश किसका, आवृतबीजी पौधों के पुष्प में परागकोश या लघु बीजाणु का निर्माण होना क्या कहलाता है, लघु बीजाणु जनन या पुंज बीजाणु जनन कहलाता है। और लघु बीजाणु का निर्माण हो गया। यह प्रक्रिया को थोड़ा सा हार्ड लग रहा था, लेकिन एकदम आसान। नवीन परागकोश था, उसमें क्या हुआ, मैंने उसको हॉरिजॉन्टल मतलब कट कर दिया। कट करने के बाद मैंने देखा तो अंडाकार स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, देखेंगे नवीन परागकोश को हमने क्या किया, कट किया, ऊर्ध्वाधर कट करने के बाद जो अंडाकार भाग है उसमें अंडाकार भाग दिखा। वो हिस्सा जो है उसमें वायु स्तर से एक लेयर बनी हुई है। उसके अंदर क्या होता है, विभाज्योतक ऊतक उपस्थित होते हैं। विभाज्योतक ऊतक क्या करते हैं, विभाजित होते हैं। विभाजित होके क्या करते हैं, थोड़ा सा आकार में बड़े होते हैं और 4 प्रोपोज कोशिका मतलब आर्किस्पोरियल सेल का निर्माण करते हैं। आर्किस्पोरियल सेल, और उसी बीच में वाहिनी ऊतक का भी निर्माण होता है, जो कि संवहन बंडल का कार्य करता है। संवहन बंडल का निर्माण करता है, मतलब वाहिनी ऊतक जो है संवहन बंडल में परिवर्तित होता है। आर्किस्पोरियल सेल जो है उसमें समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन के पश्चात 2 कोशिकाओं का निर्माण करता है। प्रत्येक आर्किस्पोरियल सेल 2 कोशिकाओं का निर्माण करता है। प्राथमिक भित्ति कोशिका, प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका का निर्माण करता है। और प्राथमिक भित्ति कोशिका 3 से 5 स्तर का निर्माण करता है, अंतस्तर, मध्य स्तर और टेपिटम। और प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका जो है वो अर्धसूत्री विभाजन करने के बाद लघु बीजाणु मातृ कोशिका का निर्माण करता है, मतलब MMC माइक्रोस्पोर मदर सेल का निर्माण करता है। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन के बाद 4 अगुणित लघु बीजाणु का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस क्या हो गया, लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु का निर्माण हो गया। ठीक है ना। अब कुछ चीजें देखते हैं कि जहां ये हिस्सा जो पतला है ना, ठीक है ना, तो जो परागकोश का जो हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो पतला हो जाता है, पतले वाले हिस्से को क्या कहते हैं, स्टोमियम। क्या कहते हैं, स्टोमियम कहते हैं।
और जो जैसे लघु बीजाणु जब निर्माण होता है ना, तो क्या होता है ना कि ढेर सारे लघु बीजाणु होते हैं, तो उसमें से कुछ क्या होते हैं ना डेड हो जाते हैं। तो कुछ डेड होके ही क्या करते हैं, जो बचे हुए लघु बीजाणु रहते हैं, जो क्या कहते हैं हेल्थी लघु बीजाणु माइक्रोस्पोर रहते हैं, उनको क्या कहते हैं न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं। जो टेपिटम है, टेपिटम इसका जो द्रव्य है वो काफी सघन होता है। याद रखिए क्या होता है, सघन होता है। और टेपिटम के अंदर जो टेपिटम है उसमें केंद्रक की संख्या क्या होती है, एक से ज्यादा होती है। और टेपिटम का जो कार्य है मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। टेपिटम का जो कार्य है परागकोश को पोषण, मतलब जो विकसित हो रहे परागकोश होते हैं, जो परागकण होता है वो जब विकसित हो रहा होता है ना, कोई भी बच्चा और जब छोटे से बड़ा हो रहा होता है तो उसको न्यूट्रिशन चाहिए होता है ना एज के अकॉर्डिंग। तो वैसे परागकण को भी क्या चाहिए होता है, न्यूट्रिशन चाहिए होता है, जो कि टेपिटम क्या करता है, न्यूट्रिशन देने का काम करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ना कि लघु बीजाणु जनन या पुंज बीजाणु जनन कंप्लीट हो गया। इसके आगे का भाग मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, अधिक से अधिक लोगों का शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन पे क्लिक करिएगा, जिससे आने के बाद मैंने नया वीडियो डालने के बाद ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।